रावत ने कहा कि बाला साहब भारतीय राजनीति के बड़े स्तंभ रहे और उन्हें निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। हरीश रावत का मानना है कि बाला साहब ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आलोचकों में चर्चित रहते थे, वहीं अपने समर्थकों को भी खास प्रिय थे। वहीं हरीश रावत का मानना है कि बाला साहब कलम के धनी थे और उन्हें कार्टून बनाने में भी महारत हासिल थी। उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। शराब व्यापारी पोंटी चड्ढा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। दोबारा पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने पोंटी के शरीर से 3 और गोलियां निकाली। आपको बता दें कि इसके पहले पोस्टमार्टम में पोंटी के शरीर से 8 गोलियां बाहर निकाली गई थी। डॉक्टरों की टीम पहले पोस्टमार्टम से आश्वस्त नहीं थी, इसलिए दोबारा पोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ी। पोंटी चड्ढा के शरीर से कुल 11 गोलियां बाहर निकाली गयी। अंकल हिला क्यों रहे हो? दोबारा पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टरों ने शरीर को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने पोंटी का अंतिम संस्कार कर दिया। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और गंगोत्री विधायक विजयपाल सजवाण भी मौजूद थे। यहां सीएम बहुगुणा ने शादी में शिरकत की और फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कई समस्याएं सामने रखी और सीएम बहुगुणा ने जल्द से जल्द तमाम कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने का भरोसा जताया। यहाँ पे हो निर्देशालय, ये निर्णय तो कैबिनेट का होगा और निश्चित तौर पे सहमति है, कुछ लोग असहमत हैं, इसलिए कैबिनेट में ला रहे हैं। देखिए कैबिनेट का निर्णय होगा 26 तारीख को। उसका तो जो है वो दूसरा पुल बनना है और जो बजट एस्टिमेट्स आएंगे उसमें लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका प्रावधान कर दें और जो पुल जिन कारणों से टूटा है उसकी रिपोर्ट आ गई, कार्रवाई करेंगे। आखिरकार एनडी तिवारी की सुरक्षा में महिला कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सुबह एसएसपी द्वारा निर्देश दिए गए तो दोपहर तक तिवारी के आवास में महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनाती दे दी गई। इस पूरे प्रकरण के बाद 2 महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अनंतवंत यानी एनडी तिवारी के आवास पर कर दी गई है, जो महिलाओं की जांच करने का काम करेगी। वहीं सूत्रों की माने तो गृह विभाग एनडी तिवारी को जेड प्लस सिक्योरिटी देने की तैयारी कर रहा है। वहीं एनडी तिवारी के आवास की सुरक्षा व्यवस्था को हर महीने में बदलने की भी तैयारी की जा रही है। देखिए ऐसा है कि इस बीच में पिछले करीब 4-5 दिन पहले का वाकया, इसमें एक महिला यहाँ आई थी जिसने अपना नाम परिचय वगैरह बताया, तो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत उसको अंदर एंट्री मिली और तो उसका कहना यह था कि भाई हम अकेले में आधा घंटा बात करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है और अगर कोई बात भी करेगा या तो उसमें कोई चिकित्सकों के सलाह मशवरे के बाद ही हम मिलना दे सकते हैं और या फिर कोई अगर बहुत ही संवेदनशील मामला ऐसा हो तो पुलिसकर्मी हो उसके उपस्थिति में तिवारी जी से कोई मिल सकता। तो उसकी बात मानने योग्य नहीं थी, जिसके चलते उनको मना किया गया था। तो वो जोर जबरदस्ती इस तरह से कर रही थी और अनर्गल तरीके से अभद्रता करना स्टाफ के साथ में और धमकियां देना, तो उस पर ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि इसकी पुलिस में कंप्लेंट की जाए, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम इसके अच्छे नहीं होते अगर कंप्लेंट ना की जाती। तो उसका कंप्लेंट की गई। तो जिस संबंध में अभी जो जांच हुई है उसमें ये निकल के आ रहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती बहुत जल्दी की जाएगी। साफ है, जब से एनडी तिवारी की सक्रियता बढ़ी है तब से एनडी तिवारी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। ऐसे में किसी भी तरीके की कोताही न पुलिस महकमा उठाने को तैयार है और न ही सरकार। समय से सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद अब वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी राजनीति में उतर सकते हैं। एनडी तिवारी के करीबियों ने जिस तरीके से सक्रिय राजनीति दिखाई है, उससे जाहिर हो जाता है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। बहेड़ी से चुनाव हारने के बाद एनडी तिवारी ने भले ही नैनीताल को चुनावी क्षेत्र के तौर पर नहीं देखा, लेकिन अब उन्होंने अपने करीबियों को नैनीताल और पिथौरागढ़ की सक्रियता बढ़ाने की निर्देश दिया है। एनडी तिवारी ने अपने ओएसडी भवानी भट्ट समेत 4 लोगों की टीम बनाई है, जो 19 नवंबर को हल्द्वानी क्षेत्र के दौरा करेगी और विकास कार्यों का जायजा लेगी। वहीं खुद एनडी तिवारी भी फरवरी में नैनीताल लोकसभा सीट के दौरे पर निकलेंगे।
इसके लिए बाकायदा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके साथ ही एनडी तिवारी ने नैनीताल क्षेत्र के समस्याओं के बारे में अपने लोगों से रिपोर्ट मांगी। हालांकि अभी इंतजार करना होगा कि एनडी तिवारी के चुनाव लड़ने के संकेत सच साबित होते हैं या फिर महज संकेत ही रह जाते हैं। नोएडा के डीएनडी पर अक्सर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। पिछले दिनों यहां बढ़ाए गए टोल टैक्स की दरों को फिलहाल रोक दिया गया है। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने कुछ दिन पहले बढ़ाए गए टोल को फिलहाल रोक दिया है। भारतीय किसान यूनियन के सदस्य टोल टैक्स फ्री करने की मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो टोल टैक्स की दरें बढ़ाई गई थी, उसमें 4 पहिया वाहनों पर 3 रुपए और 2 पहिया वाहनों पर 1 रुपए की वृद्धि की गई थी। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी द्वारा भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों को टोल फ्री करने के बाद अब देखना यह है कि आम लोगों को इससे कब राहत मिलेगी। लखनऊ में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ का 68वां अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और चिकित्सा राज्य मंत्री शंखलाल मांझी ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोताही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा राज्य मंत्री शंखलाल मांझी ने माना कि डॉक्टर कुछ रुपयों के लालच में गलत रिपोर्ट बना देते हैं और ऐसा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इससे स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा विभाग, अगर उसमें कुछ डॉक्टर सब नहीं ऐसा काम करें जिससे डिपार्टमेंट पर आंच आए, गरीब का इलाज नहीं हो पाए, पैसा होते हुए, सारे साधन होते हुए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर कार्रवाई करें और करेंगे। लेकिन अच्छे, ईमानदार और ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को हम आश्वस्त करते हैं कि आपको इतना बड़ा हम संरक्षण देंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं है। हल्द्वानी में आज कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश ने एक किताब का विमोचन किया। किताब का नाम देवभूमि के धाम है, जिसे पत्रकार महेंद्र सिंह नेगी ने लिखा है। ये किताब देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं के निवास व उनके महत्व के बारे में लिखी गई है। किताब के विमोचन के बाद इंदिरा हृदयेश ने कहा कि इसे सैलानियों तक मुफ्त में पहुंचाया जाए। इससे पहले भी महेंद्र सिंह नेगी गुरु गोरखनाथ की महिमा नामक किताब का संपादन कर चुके हैं। केंद्र सरकार की योजना के तहत देहरादून में हो रहे चौराहों के चौड़ीकरण के काम में अनियमितताएं सामने आई हैं। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में ये खुलासा हुआ है कि चौराहा चौड़ीकरण के काम में लोक निर्माण विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों का ठेका दिया। नियमों के मुताबिक ठेका देने के लिए कम से कम 2 अखबारों में विज्ञापन दिए जाने चाहिए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने सिर्फ एक ही समाचार पत्र में विज्ञापन देकर ठेका दे दिया। इस योजना के तहत 16 चौराहों के चौड़ीकरण को पूरा करना था, लेकिन अब तक आधे चौराहों का काम ही पूरा हो पाया है। बावजूद इसके ठेकेदार को ठेके के 75% धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। मंत्री से पर्सनली मिलकर कहा था कि जो काम पहले से चले आ रहे थे उन कामों को गति देने की आवश्यकता है, ताकि ये चौराहा पूर्ण हो सके, शहर विकसित दिख सके और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़े। तो अभी उन पर काम नहीं हो पा रहा है। पुलिस भी प्रयास करे, लेकिन उसके बावजूद आज स्थिति भयानक होती चली जा रही है। तो जब तक हम चौराहों का विस्तारीकरण समय से नहीं करेंगे, जब तक हम स्ट्रीट लाइट्स का सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम आड़त बाजार, रायपुर रोड जैसे स्थानों को चौड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम फ्लाईओवर्स की जो मेरी योजना अभी तक सरकार में पड़ी हुई है उन पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर यातायात कैसे व्यवस्थित हो सकता है। जहां इस मामले में देहरादून के मेयर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से नाराज हैं, वहीं लोक निर्माण विभाग सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिशों में जुटा है। खटीमा के वन विकास निगम के डिपो में फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आई है। यहां लकड़ी की नीलामी के दौरान कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, तो स्थानीय लकड़ी व्यवसायियों की शिकायत पर निगम के अधिकारी एसआर सिंह ने मौके पर जाकर जांच की।
जांच के दौरान गड़बड़ी सामने आई। जो स्टैक लगाए गए उसमें जो वर्तमान में इस समय 19 नग पाए गए हैं लाट संख्या 219 में, और सुबह सूचना के अनुसार 21 नग थे, तो जिसकी वास्तविक स्थिति से जानकारी करके और इसमें संबंधित से स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। बलरामपुर में सपा विधायक के घर नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने के मामले में सियासत गरमाने लगी है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि दल ने पीड़ित और उसके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीड़ित परिजनों का सत्ता के दबाव में आकर उत्पीड़न करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आएगी। और ये गैंग रेप का मामला है। वो उसके भाइयों से, हम छोटे भाई नाबालिग भाई ने भी रो करके बात कही, उसके बहन ने भी कहा, उसके मौसी ने भी कहा, और यहाँ आकर के हमने देखा तो उसकी माँ ने भी ये बताया, वो लड़की खुद ही जो गई है उस लड़की ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया कि हाँ साहब ये थे, 3 आदमी उसको किया। प्रतिनिधिमंडल ने सपा विधायक के भाई साधु पासवान पर भी गैंगरेप में शामिल होने का आरोप लगाया है। सहारनपुर के गोपाल नगर में बीती रात एक व्यापारी के घर में घुसकर अज्ञात व्यक्ति ने व्यापारी के 20 वर्षीय बेटे अतुल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के फौरन बाद अतुल को जिला अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर्स ने अतुल को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि अतुल की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। बताया जा रहा है कि अतुल अपने घर के पास रहने वाली एक लड़की से बेपनाह प्यार करता था। अतुल के परिजनों के मुताबिक इस बात की भनक लगने के बाद ही लड़की के परिजनों ने अतुल की हत्या करवाई है। सहारनपुर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। युवक सिटी कोतवाली के गोपालपुर का रहने वाला था। देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब अतुल के कमरे में गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अतुल कमरे में तड़प रहा था। उसके सर पर गोली लगी हुई थी। अतुल के कमरे में ही उसकी प्रेमिका भी बदहवास हालत में बैठी थी। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने खुद को गोली प्रेम प्रसंग की वजह से मारी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत के दबंग नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सफाई कर्मी और नगर पालिका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पालिका अध्यक्ष पर मजदूरों के नेता को जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा है। कर्मचारी दबंग पालिका अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। पीलीभीत में नगर पालिका कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। दबंग चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष अमीर चंद ने पालिका अध्यक्ष प्रभात जायसवाल पर जान से मारने की कोशिश और गाली गलौज का आरोप लगाया है। नगर पालिका चेयरमैन का आरोप है कि वो अपने चहेते कई कर्मचारियों को मनमाने ढंग से प्रमोशन दे रहे थे। सफाई मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष अमीर चंद का आरोप है कि जब उन्होंने इस बारे में पालिका अध्यक्ष से सवाल किया तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने अमीर चंद पर गोली चला दी। वहीं पालिका अध्यक्ष प्रभात जायसवाल इस मामले में खुद को बेकसूर बता रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। प्रशासन को डर है कि अगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई तो मुहर्रम में सफाई कैसे होगी। प्रशासन अब दोनों पक्षों में समझौता कराने और कर्मचारियों को मनाने में जुट गया है। मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर 19 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दिए बैठे हैं। आज किसानों ने महापंचायत की है जिसमें अलग अलग शहरों से हजारों किसान आए हैं। नेशनल हाईवे 58 मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर 19 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज महापंचायत हुई। इस महापंचायत में हजारों किसान उमड़े। टोल मुद्दे पर हुई इस महापंचायत में आज भी प्रशासन से हुई बातचीत विफल रही। वहीं किसानों ने उग्र रूप दिखाते हुए प्रशासन को साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी वे धरने पर डटे रहेंगे। किसानों ने अपनी चाबी पाना आंदोलन के तहत हाथों में फावड़े लाठी डंडे लेकर जम के नारेबाजी की और
ओर टोल को उखाड़ फेंकने की अपनी चेतावनी का नमूना दिखाया। वहीं आज किसानों के समर्थन में टीम केजरीवाल के कुछ सदस्य भी टोल प्लाजा पर पहुंचे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया है कि टोल पर अगली महापंचायत 18 दिसंबर को